बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टिनियन लॉ चैम्बर में हम वेलकम करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हमने अपना लेक्चर डिलीवर करना है वो है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट क्या होती है। और इसको हमने पहले सीआरपीसी की सेक्शन 154 के तहत किस तरह रीड आउट करना है, और उसके बाद फिर हमने इसको जो एफआईआर पुलिस थाना के अंदर काटती है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें या एक लायर को पता होनी चाहिए कि उनको हमने एफआईआर रीड आउट करते वक्त पढ़ते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि एफआईआर को जब आप पढ़ेंगे उसको एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की तरह, कि मैथ का जो क्वेश्चन है कि उसको आप मतलब उसको 1 2 3 4 5 के तौर पे अपने जहन में बिठाएं कि हमने इसको इस तरीके पे पढ़ना है। और उसमें जो पहली जो चीज़ है कि कौन से थाने में एफआईआर काटी गई है। जहाँ पे लिखा होता है थाना सदर, थाना सिटी, थाना कैंट, किसी का भी, और साथ इंग्लिश में उसको हम अगर करें तो वो पुलिस स्टेशन, या उसका जो एब्रीविएशन जो शॉर्ट टर्म होती है पीएस हम उसको लिखते हैं। फिर इसी तरह उसके साथ आगे लिखा होता है कि जी डिस्ट्रिक्ट किस ज़िला की एफआईआर है या कौन सी जगह पे ये एफआईआर है। फिर उसके साथ एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं केस एफआईआर नंबर, या उसको कहते हैं उर्दू में मुकदमा इल्लत नंबर, उसको इंग्लिश में कहते हैं केस एफआईआर नंबर। और इसी के साथ जो एक चौथी चीज़ हम जिसको जहाँ से एफआईआर का स्टार्ट होता है जहाँ से, वो ये होता है कि वक्त, तारीख, वक्त वकूआ के डेट और टाइम के अक्रेंस जो हुई है वो किस वक्त हुई है। वकूआ अक्रेंस को कहते हैं किस वक्त हुआ है, उसमें उसकी डेट भी और उसमें साथ उसका जो वक्त किस वक्त हुआ है। और इस वक्त को जो है पुलिस नॉर्मली जिस तरह हम 1 से लेके 12 तक, और 12 के बाद जो है वो जो करते हैं हम, फिर उसको 1 2 3 स्टार्ट कर, लेकिन पुलिस इसको 24 आवर में काउंट करती है कि 1 जब 12 होता है 1 से लेके सुबह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद वो 13 14 15 16 इसको वो इस तरह लिखते हैं कि इस वक्त स्टार्ट हुआ। तो वो जो वक्त होता है उसको आप दूसरे जो नॉर्मल जो हमारा वक्त है जिसको हम कंसिडर 12 आवर, और जो 24 आवर का जो उसका प्रोसीजर है उसके साथ हम उसको अगर मुवाजना करें तो वो आप उसको पढ़ेंगे। फिर उसमें डेट और टाइम, ये दो चीज़ें। अब उसके साथ तीसरी जो है कोई इलादा चीज़ है कि वक्त रिपोर्ट, तारीख वक्त रिपोर्ट के थाना में किस वक्त रिपोर्ट की गई है, वो डेट के जी। एक तो आ गया आपकी टाइम ऑफ अक्रेंस, सेकंड जो आ गई टाइम ऑफ रिपोर्ट कि थाना में किस वक्त रिपोर्ट की गई है, उसमें वक्त भी लिखा होता है और उसमें साथ उसकी डेट भी लिखी होती है। फिर इसके साथ जो जो तीसरी चीज़, चौथी चीज़ है वो ये है कि चाकीदगी है पर्चा। चाकीदगी करना, चाक करने को कहते हैं कि जब उसको एफआईआर लाज की जाती है, एफआईआर काटी जाती है, उसको चाकीदगी कहते हैं। पर्चा उस एफआईआर को कहते हैं कि जी जो पर्चा या जो एफआईआर काटी जाती है उसमें भी टाइम भी लिखा होगा और उसमें भी वक्त लिखा होगा। फिर इसी के साथ ये जो कॉलम है, कॉलम नंबर 1 में ये चीज़ आ गई वक्त रिपोर्ट, और इसी तरह वक्त एफआईआर किस वक्त काटी गई है। अब इसके साथ दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम के अंदर जो एक कॉलम वो प्रेस्क्राइब फॉर्म होती है उसके अंदर वो लिखा होता है जो एफआईआर का, और उसके साथ आगे जो चीज़ें हैं जो हर केस टू केस जो बंदा आगे अपनी रिपोर्ट करता है, उसका नाम, उसका पता, फिर इस तरह मुलजम का नाम, फिर सेक्शन ऑफ लॉ, फिर प्लेस ऑफ अक्रेंस, फिर डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ऑफ अक्रेंस और पीएस सिटी, सॉरी पीएस थाना के से, और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है। फिर इसी तरह जो है एक्यूज़ का नाम, फिर क्या वो जो एफआईआर है वो ज़ुबानी किसी की रिपोर्ट पे दर्ज की गई है या किसी मरासले पे दर्ज की गई है या किसी की एप्लीकेशन पे दर्ज की गई है। फिर क्या कोई ऑफेंस जो है वो इनियस टाइप का था तो क्या उसको स्पेशल रिपोर्ट के तौर पे कंसिडर किया गया है या उसको जो है वो रूटीन डाक में कंसिडर किया गया है। ये अब इसको पहले एफआईआर को मैं आपके सामने, हमने वक्त चाकीदगी तक हमने किया था। अब उसके बाद जो है जी कॉलम नंबर 2, नाम व सुकूनत इतला दहिंदा मुस्तगीस, के जो बंदा इतला देता है या जो बंदा कंप्लेनेंट होता है, मुस्तगीस कंप्लेनेंट को कहते हैं, इतला देंदा इन्फार्मर जो होता है उसका है, उसका नाम व सुकूनत, सुकूनत से मुराद उसकी रेजिडेंस
कि उसका नाम और कहाँ पे रहता है। ठीक, अब इसके साथ आगे जो बंदा जिसकी तरफ से रिपोर्ट है, जो कंप्लेनेंट है, उसका नाम, वल्दियत, एज और उसका प्लेस किधर, वो रेजिडेंस उसकी किधर है। फिर इसके बाद कॉलम नंबर 3 जो है उसमें होता है मुख्तसर कैफियत जुर्म माए दफ़ा आल आल अगर कुछ लिया गया हो। मतलब ये कि जो इस वक्त सरे दस कौन सी सेक्शन ऑफ लॉ लगाई गई है वो। अब उसमें जेर दफ़ा लिखोगे, जेर दफ़ा मतलब अंडर सेक्शन ताज़ीरात पाकिस्तान, जो पीपीसी हम कहते हैं पाकिस्तान पेनल कोड में, तो वो सेक्शन लगाई जाती है। फिर उसके साथ जो है चौथा कॉलम जो है, या जो उसका जाए वकुआ और फासला थाना और सिमत के प्लेस ऑफ अक्रेंस से जो आपके थाना तक जो डिस्टेंस कितना है, ये जिसको हम कहते हैं कि जाए वकुआ से थाना का कितना फासला है, उसका जिक्र इस कॉलम में होगा। अब 5 नंबर कॉलम में जो है ये अक्सर एफआईआर में लिखा जाता है मुल्ज़मान का नाम और सुकूनत मुल्ज़म जिसके खिलाफ एफआईआर लाज की गई है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें उसका नाम लिखा जाता है। और 6 नंबर पे जो है जी, कार्रवाई जो तफ्तीश के मुताल्लिक की गई है, अगर इतला दर्ज करने में कोई तवक्कुफ हो वजह बयान करो। तवक्कुफ से मुराद कि डिले, अगर कोई डिले हुई है किस वजह से हुई है, कि वो जो काज ऑफ डिले, तो इसमें लिखा होता है क्या वो एफआईआर दर्ज मरासला पे हुई है, रिपोर्ट जो है वो किसी की एप्लीकेशन पे हुई है, या किस तरह हुई है। उसमें लिखा होता है बरसीदगी मरासला मुकदमा कायम किया गया। तो ये, और आखिरी जो कॉलम है ये से लिखा होता है थाना से रवानगी की तारीख और वक्त। आगे लिखा होता है रूटीन डाक या स्पेशल रिपोर्ट, कि अगर नॉर्मल कोई ऑफेंस है, हीनियस नहीं है, तो रूटीन डाक लिखा होगा। अगर कोई हीनियस ऑफेंस है, जिसमें जिस तरह ताज़ीरा 302 का है, मर्डर का है, या कोई और इस तरह हीनियस ऑफेंस, जो हीनियस ऑफेंस की या जो इस तरह की उसकी डिफिनेशन या उसकी तारीफ में आते हैं, तो उसका जिक्र होगा। स्पेशल रिपोर्ट और रूटीन डाक। और एफआईआर के कॉलम जो होते हैं, ये क्वेश्चन गेट के में भी आया है कि कितने कॉलम होते हैं। एफआईआर के जो कॉलम होते हैं वो 7 कॉलम या 7 कॉलम होते हैं। अब उसके बाद जो एफआईआर को हम नीचे से रीड आउट, जो उसके कंटेंट्स हैं वो किस तरह हम पढ़ते हैं, इसकी जो लैंग्वेज है, इससे अक्सर जो लोग, जो हमारे लायर या जो स्टूडेंट हैं, वो उसको पढ़ने से वो अक्सर भागते हैं कि उनकी राइटिंग इस तरह की लिखी होती है, इसमें ज़्यादा अल्फाज उर्दू के या फ़ारसी के इस्तेमाल किए जाते हैं। कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक एफआईआर में या 2 एफआईआर में पढ़ते वक्त तंग होंगे, आप उसको लिखने की कोशिश करें। ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया है कि मैथ के क्वेश्चन की तरह, अब इसके साथ कंटेंट्स हैं। कंटेंट्स में वो वकूए का जिक्र करेगा, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर आप इसको, ये एफआईआर हम शेयर करेंगे, उसको आप पढ़ के तो फिर अपना जो है आप उसको प्रॉपरली देख सकते हैं। मैं इसको आपके सामने करता हूँ। बवा के सदर तहरीरी मुरासला आसम बुखारी एएसआई बदस्त कांस्टेबल नदीम 106, ये कांस्टेबल का जो 7 नंबर लिखा हुआ है, ये उसका बेल्ट नंबर होता है। मौसूल होकर झेल है बखिदमत ऑफिसर इंचार्ज थाना सदर। रिपोर्ट खालिद वल्द खानी ज़मान कौम क्रैश बम्बर 1442 साल साकने फलांज 8/3/2015 वक्त 1340 बजे। मैंने आपको बताया था पहले भी, 1340 बजे का मतलब 1:40 बजे। अमरा मजरूबा मीन इंजर्ड। मसमात परवीन जोजा फलां एजेड, जो उसकी उम्र 38-39 साल, साकने फलां जगह का। उन्होंने आगे हॉस्पिटल का बताया कि KTH हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में रिपोर्ट करता है कि अमशीरा मजरूबा की शादी अमरा डैश से हुई। आल कॉलेज दोराया कि अमरा 17-18 साल कबल हुई थी और बिनोई हम बाबू बीमार था, जिसको अमशीरा परवीन दाता ज़ियारत पर आज सुबह लेकर गई और वापसी पर मस्कूरा ने निज़ हाई स्कूल दाता बवक्त करीब 13 बजे किसी नामालूम वजूहात की बिना पर बायरादा कत्ल पत्थरों के वार करके अमशीरा का सर तोड़ दिया। मुझे बजरिया टेलीफोन इतला मिली कि अमशीरा याम मीन मेरी अमशीरा को ज़ख्मी हालत में फ़लाँ अस्पताल पहुँचाया गया। इस इतला पर अस्पताल पहुँचा, जो अमशीरा ज़ख्मी हालत में खून में लथपथ बेहोश पड़ी। वाक़या वहाँ पर मौजूद लोगों ने देखा और अमशीरा को अस्पताल लाया। वजह अदावत कोई ना है, अमशीरा याम की औलाद ना है। रिपोर्ट सुन ली है, दुरुस्त है। अलअब्द दस्तखत उर्दू में। कार्रवाई पुलिस हस्ब गुफ्ता के जो आपने बयान किया
जो आपकी गुफ्तगू से उसको रिपोर्ट कुनिंदा जो वो इतला दहिंदा या रिपोर्ट जिसने की है, रिपोर्ट दर्ज बाला होकर पढ़ कर सुनाएगी। क्योंकि एफ जब लिखी जाती है उसके बाद उसको पढ़ के सुनाई जाती है, फिर उसके बाद उससे दस्तखत या अंगूठा लिया जाता है। जिसने दुरुस्त तस्लीम करके उसके जो अल्फाज जो चीज़ें उसने उसने बयान की हैं ज़ुबानी तौर पे तहरीरी तौर पे वो लिखी हैं, उसके बाद वो पढ़ने के बाद या उसको सुनाने के बाद वो उस पर दस्तखत ज़ेर बयानी ख़ुद दस्तखत दुरुस्तगी का दस्तखत किया। मजरूबा परवीन की जो बेहोश है, सर पर ज़ख्मी है, जिसके मुंह नाक से खून रवा है, जिसका नक्शा ज़रद इंजरी शीट नक्शा ज़रद को बोलते हैं, बमुताबिक के बयान करदा ज़ख्मात अलहदा मरतब करके न इंजरी शीट सेपरेट बनाई गई है बगर्ज़ इलाज मालजा कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मालजा राय डॉक्टर साहब से ओपिनियन लेने ज़ेर हिफाजत कांस्टेबल केस पुलिस के हवाले करते हुए 7 लेडी कांस्टेबल फलां हवाला किया गया। आगे दौरान गश्त इतला पा करके इनको पुलिस को इतला मिली कि फ़लाँ जगह पे ये वकूआ हुआ दौरान गश्त, तो रिपोर्ट मुद्दई ज़ब्त तहरीर में लाई गई। रिपोर्ट से सूरत हाल सर 10 जुर्म 324 PPC पाया जाता है। मरासला बगर्ज़ कायमी मुकदमा बदस्त कांस्टेबल फ़लाँ को थाना भिजवाया गया, क्योंकि वकूआ पर पुलिस पहुंची, वहाँ से उन्होंने जो कार्रवाई की जाती है मौके पर जो उसको मरासला कहते हैं, फिर उस मरासला को FIR काटने के लिए थाना भेजा जाता है पुलिस के हमरा, उसके बाद FIR काटी जाती है। तो मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड करके हवाला इन्वेस्टिगेशन स्टाफ किया जाए, और उसके बाद जब FIR काटी जाती है तो फिर ये FIR जो है वो वाला इन्वेस्टिगेशन स्टाफ की जाती है। तो ये FIR का जो हमने उसके FIR के अंदर पहली जो चीज़ें आपको बताई, उसके बाद कंटेंट्स में आपने ये देखना है कि FIR में किसको चार्ज किया गया है, किसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया है, फिर उसके बाद किन विटनेसेस ने इस वकूआ को देखा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो मैंने आपके सामने रीड आउट किया कि विटनेसेस कौन है, किसने मारा है, किसको चार्ज किया गया है और कब वकूआ हुआ है, उसके जुमला जो फैक्ट्स या कंटेंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, और FIR को आप स्टार्ट से लेके लास्ट तक किस तरह पढ़ेंगे। तो ये जो हमने प्रैक्टिस आपके सामने की, अब इस पे जो लॉ है, लॉ के अंदर जो सेक्शन 154 जो मैंने आपके सामने FIR की एग्जांपल दी, एक FIR पढ़ी, वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। अब उसमें और जो वर्डिंग है जो CRPC के अंदर, उनको आप दोनों को कंपैरिजन करें कि क्या ये जो बातें मैंने की हैं वो ही आपका लॉ कहता है। अब मैं पढ़ता हूँ 154 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। ये जो FIR है कॉग्निजेबल केसेस, दस्तंदाजी है पुलिस, यानी दस्तंदाजी पुलिस विदाउट अरेस्ट वारंट जिसको कहते हैं। Every information relating to the commission of cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall का लफ्ज़ है मैंडेटरी है, बाउंड है, shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to informant जिसने इतला दी, and every such information whether given in writing or reduced to be writing as aforesaid shall be signed by the person given it, and the substance thereof shall be entered in book to kept by such officer in such form एज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन बिहाफ। क्योंकि FIR का जो आप सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जो फॉर्म होता है उसके अंदर जो हिदायत दर्ज हैं उस पर आप उसको दर्ज करने का तरीकाकार क्या होता है, क्योंकि ये जो हमारा लॉ ये कहता है। अब प्रैक्टिकली जब पुलिस वाले इस FIR को काटते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं जिसको हमारे लायर अक्सर पढ़ने में और समझने में कासर होते हैं। इनको बिल्कुल ईजीली कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने आपको जो बताया है इब्तिदा में कि मैथ के क्वेश्चन की तरह आप इसको रिजॉल्व करें, उसको स्टेप वाइज पढ़ें कि जी ये थाना से, वकूआ से, टाइम से, रिपोर्ट से, FIR से, इतला दहिंदा से, और इसके बाद विटनेसेस से, सेक्शन ऑफ लॉ से, डिस्टेंस से, डिले पे, ये सारी चीज़ें आप जब उसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर था या जो आज का जो हमारा टॉपिक था वो FIR थी कि FIR को हम किस तरह रीड आउट करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे कि और इस FIR के साथ बाकी दीगर वो चीज़ें वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू जस्टिनियन लॉ चैम्बर। आज हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर अहमद दीन, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है प्लीडिंग
और यंग लायर्स को प्लीडिंग में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इस हवाले से सर से रहनुमाई हासिल करेंगे। मेरा इसी बारे में सवाल है कि सर प्लीडिंग क्या होती है और इसको किस तरह दायर किया जाता है, इस हवाले से अगर आप रोशनी डाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। जो आज जिस टॉपिक पे आज आपने जो डिस्कशन का स्टार्ट किया और जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन आज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये हमारी सिविल लिटिगेशन की फाउंडेशन है। सिविल लिटिगेशन का जो आपकी बुनियाद है वो है प्लीडिंग। अब प्लीडिंग को सीपीसी के साथ और जो प्रोसीजरल जो आपका कोर्ट के अंदर जो तरीक़ाकार है उसको किस तरह दोनों को हम मिला के पढ़ेंगे। पहली बात यह है कि प्लीडिंग होती क्या है। प्लीडिंग करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। प्लीडिंग करते वक्त आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको अपनी प्लीडिंग के अंदर शामिल करना है। प्लीडिंग के अंदर वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि अगर वो रह जाती हैं तो फिर आपने उनको किस तरह शामिल करना है। ये सारी चीज़ मैंने आपसे ज़िक्र किया कि प्लीडिंग आपकी सिविल लिटिगेशन की बुनियाद है। जो पहला स्टेप है वो प्लीडिंग का है। अब क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इस तरह आपके साथ शेयर करूं कि प्लीडिंग का जो टॉपिक है इसको हम जर्नली देखेंगे, डीपली नहीं देखेंगे, क्योंकि ये दो तरह से कोर्ट प्रोसीजर और इसके अंदर जो टेक्निकलिटीज़ हैं हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हम सिर्फ वो चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें जो एक दावे के अंदर या एक प्लांट के अंदर या एक जवाब दावे के अंदर हमने करनी है, अडॉप्ट करनी है, वो क्या है कि जो हर आम कामन जो हैं, अक्सर लोग जो हमारे जो लायर हजरात जो हमारे न्यू कमर जो हैं वो सिविल लिटिगेशन से वाहिद प्लीडिंग की वजह से भाग जाते हैं कि प्लीडिंग हमसे नहीं होती, प्लीडिंग बड़ी मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें उर्दू का मैटर, इसका इंग्लिश का मैटर, ये हम नहीं लिख सकते। ये एक ऐसी काज बन जाती है कि जिसकी वजह से लोग इसको समझने से कासर हो जाते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि सीपीसी की जो बुक है इसके अंदर हर तरह का तरीक़ाकार वज़ा किया हुआ लिखा हुआ है। फिर प्लीडिंग की जो एग्ज़ाम है, प्लीडिंग को जो लिखने का तरीका है, जो पैटर्न है, जो अपेंडिक्स या जो उसका फॉर्म बना हुआ है, वो भी आप अगर सीपीसी जहाँ ख़त्म होती है उसके एंड में देखें, आपको हर किस्म का समन, आपको प्लीडिंग, आपको जो वारंट, कोई भी इस तरह की चीज़ जिसका जिक्र सीपीसी के अंदर है उसकी आगे जो एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने साथ लिखा हुआ है। हम ना उसको देखते हैं ना उसको पढ़ते हैं। कभी हम कोई एक टेक्स्ट बुक ढूंढने के पीछे चले जाते हैं, कभी दूसरी टेक्स्ट बुक ढूंढने के पीछे चले जाते हैं कि जी हमें किसी तरह से प्लीडिंग लिखने का तरीका आ जाए। हालांकि प्लीडिंग बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसकी टिप्स भी शेयर करूँगा वो क्या है। अब मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ कि जो आपका स्टार्ट है कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, इन दोनों को मिला के हम प्लीडिंग कहते हैं। जो ऑर्डर 6 के अंदर, ऑर्डर 6 सीपीसी के अंदर लिखा हुआ है, प्लीडिंग की जो डिफिनेशन है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, दो चीज़ें ये आ गई। अब जब आपने प्लीडिंग करनी है तो प्लीडिंग के अंदर क्या चीज़ें डालनी है, मटेरियल फैक्ट्स जो हैं वो आपने उसके अंदर लिखना है। आपने लॉ को एलिब्रेट, लॉ आपने बीच में मेंशन नहीं करना, सिर्फ आपने जिक्र करना है कि मटेरियल ये चीज़ है, लीगल ये बात है, लॉ आप वहाँ पे प्लीडिंग में लिखना नहीं है आपने। दूसरी बात कि प्लीडिंग के ऊपर आपका जो पार्टीज़ हैं उनका साइन होना ज़रूरी है जब आप उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लीडर जो है, जो कौंसल है, वो एडवोकेट हैं, जो भी है, उनका साइन होना बड़ा ज़रूरी है। फिर उसके साथ वेरिफिकेशन होनी ज़रूरी है। ये प्लीडिंग की जो सिंपल सी चीज़ जो स्टार्ट में हमने करनी है उसको इस तरह हमने बयान करना है। अब मैं प्लीडिंग से आगे निकल के आपका जो है जी वो प्लेंट क्या है। अब हम प्लेंट को देखते हैं। प्लेंट को हम देखते हुए, प्लेंट को जो ऑर्डर डील करता है वो ऑर्डर 7 करता है, ठीक है। आप प्लेंट को लिखते वक्त क्या क्या चीज़ें, क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो आपने या लायर ने जब करना होता है, या आप पिटिशन राइटर हैं, बाज़ औक़ात आप कंप्यूटर से कंपोजिंग करवाते हैं, बाज़ औक़ात आप पिटिशन राइटर से लिखवाते हैं, वो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं, उसमें 9-10 ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हमने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने उसमें ज़िक्र और जो हेडिंग लिखनी है, हेडिंग आपने लिखना है कहाँ, कोर्ट, किस कोर्ट में, बाय अदालत जनाब, बिफोर कोर्ट, किस कोर्ट में आपने अपना दावा दायर करना है, सबसे पहले वो है। उसके बाद आपकी दूसरा है वो पार्टीज़, नेम ऑफ दी पार्टीज़, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट।
प्रॉपर पार्टी, नेसेसरी पार्टी। ठीक है, कौन सी पार्टीज हैं जिनको प्लेंटिफ में कौन नेसेसरी है, डिफेंडेंट में कौन है, दोनों को आपने लिखना है, उनका नाम, उनकी फुल डिस्क्रिप्शन, उनका बिल्कुल एड्रेसेस, ये मुकम्मल क्वाइफ उनके मुकम्मल हों, ताकि कल आपका प्लांट किसी इस बिना पे रिजेक्ट ना हो कि जी आपने प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया, प्रॉपर क्वाइफ नहीं दिए, ये उसमें बाकायदा उनका होना ज़रूरी है। अब उसके साथ आपका जो आ गया जी, जो अगर माइनर है, सपोज माइनर की तरफ से आप कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि थ्रू, ऊपर उसका नाम लिख के थ्रू लिखेंगे जी कि मैं उसका अटारनी हूँ, मैं उसकी गार्डियन हूँ, किस बिहाफ पे मैं, किस रिलेशन से मैं उसके बिहाफ पे ये केस फाइल कर रहा हूँ, ये भी है। और इसके साथ काज ऑफ एक्शन, कि आपने जो किस वजह से आपको दावा दायर करने का ज़रूरत लाक हुई, कि आप जब ये सूट फाइल कर रहे हैं, कौन सा कब ये जुरिस्डिक्शन के साथ साथ ये मैटर के काज ऑफ एक्शन, कि जी मुझे कब एक्रू हुआ, कि मुझे जो मैंने जब ये सूट फाइल करना है किस वजह से करना है, क्यों कर रहा हूँ, और मुझे वो टाइम, क्योंकि टाइम बड़ा ज़रूरी होता है। आपको पता है लिमिटेशन एक्ट भी साथ रन करता है कि जब आप उसके अंदर, क्योंकि CPC के अंदर लिमिटेशन एक्ट या दीगर इसके साथ जितने रिलेटेड लॉज हैं उसमें टाइम लिमिटेशन बड़ी ज़रूरी है कि आपको कब ये काज ऑफ एक्शन एक्रू हुआ है या बनाए दावा आपको कब शुरू हुआ है। फिर ये आ गया, फिर रिलीफ आपने प्रेयर में मांगना है कि मैंने उसमें क्या जिक्र करना है, मैंने मांगना क्या है। अब ये दोस्त की बुनियादी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें आप, अब इसको लिखना किस तरह, इसके लिए मैं आपके साथ इसी वीडियो में एक एग्जांपल के तौर पे एक प्लांट जो है वो मैं शेयर करूंगा। अब प्लांट, ये तो जो मैंने आपको CPC के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी थी, क्योंकि हम पढ़ते हैं लेकिन लिखने में और पढ़ने में फ़र्क है। प्रैक्टिकली और CPC के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर आपको ये पता नहीं चलेगा कि जी लिखा हुआ क्या है, अब इसको मैं प्रैक्टिकली किस तरह करूँगा। अब मैं आपको थोड़ा सा शार्ट, आपको मैंने बता दिया, नेम ऑफ़ द कोर्ट आपका आ गया, उसके साथ नेम ऑफ़ द पार्टीज़ आ गया, उसके बाद आपकी हेडिंग ऑफ़ द प्लांट। हेडिंग ऑफ़ द प्लांट क्या है कि आपने कोर्ट में क्या चीज़ मांगनी है, आपका जो रिलीफ है वो रह ना जाए, जुज़वी तौर पे, कुली तौर पे, मुकम्मल तौर पे आपने उसके अंदर इस चीज़ को डालना है। आपके दावे के अंदर क्या आपने दावा डिक्लेरेशन करनी है, क्या आपने परपेचुअल इंजंक्शन मांगना है, क्या आपने कोई रिकवरी सूट मांगनी है, क्या आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्या चीज़ है वो, क्या चीज़ आपने मांगनी है कोर्ट से, वो आपकी बिल्कुल स्पेसिफिक हो, टू द पॉइंट हो। उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपने, अब इनको आप, ये लोग थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं कि जो प्ली भी आप मांगेंगे उसको अलग मांगेंगे, उसको रिलीफ 1, रिलीफ 2, रिलीफ 3, ये इस तरह करके आपने करना है कि ताकि ये पता चले कि जी ये आप ये रिलीफ क्यों मांग रहे हैं, दूसरा रिलीफ क्यों मांग रहे हैं, तीसरा रिलीफ क्यों मांग रहे हैं, ये आपने उसको लिखना है। अब उसके बाद रिलीफ के बाद आपका आ जाएगा प्लांट के कंटेंट्स। जो कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स के अंदर आप अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन ये लिखेंगे जी कि मैं ये दावा मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे इस दावा करने की क्या ज़रूरत पड़ी। पहले आप अपना बताएंगे, मैं क्यों, मेरा और इस पार्टीज़ का क्या नेक्सस क्या है, आप अपना रिलेशन बताएंगे, या ये सूट फाइल करने की ज़रूरत क्यों लाक हुई वो लिखेंगे। उसके बाद आप पूरे इस कंटेंट्स लिखेंगे स्टेप वाइज, रिलीफ 1 को किस तरह बयान करेंगे, रिलीफ 2 को किस तरह बयान करेंगे, रिलीफ 3 को, जो चीज़ आपने मांगनी है, फिर काज ऑफ एक्शन की हद तक। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कोर्ट फीस और जुरिसडिक्शन। कोर्ट फीस और जुरिसडिक्शन ये बड़ा मैटर है, क्योंकि इसमें टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन और जो आपकी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, ये दोनों बड़ी मैटर करती हैं कि आपने ये सूट किस कॉम्पिटेंट कोर्ट में दाखिल करना है। और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि आया ये अदालत किस अदालत का अख्तियार समात बनता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको करते वक्त बड़ा आसान तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल मैं आपको ये बताऊं कि इतना इजी मेथड है, इतना सिर्फ आप एक्सरसाइज करने से ना भागें, एक लिखें, 2 दफ़ा लिखें, खुद लिखें, गलती करें, गलती करने के बाद उसको चेक करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला ये प्लीडिंग वाला काम आपको बिल्कुल ईजीली। अब हर जगह पे मुख्तलिफ है, देखें आप KP के अंदर मुख्तलिफ पैटर्न अडाप्ट किया जाता है, पंजाब के अंदर मुख्तलिफ तरीका, सिंध के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ाकार यही है। सिर्फ अल्फाज अपने, कोई उर्दू के सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कोई फ़ारसी के पुराने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कोई ड्राफ्टिंग जो है वो इंग्लिश में करते हैं, कोई उर्दू में करते हैं। अब ये जो प्लीडिंग या CPC जो है, इसको आपकी रिट्स में भी उसी तरह इस्तेमाल होती है, वही फॉलो करते हैं। हर जगह पे CPC को सिर्फ एक वो उस क्लास में डाल के CPC फॉलो होती है। अब आपने तरीक़ाकार इसको ये अडाप्ट करना है। अब ये तो आ गया प्लांट की निस्बत। अब हम इसके साथ आते हैं रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट को जो आपका आर्डर डील करता है वो आर्डर 8 है। आर्डर 8 में कि आपने रिटन स्टेटमेंट को क्या, अच्छा एक चीज़
कि दावे के साथ, सॉरी मैं रह गया था, कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जिस पे आप सूट अपना जब फाइल करते हैं लगाने, वो चीज़ रह गई थी, उसको मैं साथ ऐड कर दूं कि जब ये तो आ गया प्लांट लिखने का तरीका। प्लांट लिखने के तरीके के साथ हम उसको जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स के जो आपके लीगल हेयर हैं, जिन प्लेंटिफ के जिनकी तरफ से आप दावा फाइल कर रहे हैं, उनके लीगल हेयर्स की लिस्ट साथ लगानी ज़रूरी है। वो सीपीसी के इस आर्डर में मौजूद है। वो इसलिए होती है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट अगर उनमें से प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उनको फिर नेसेसरी पार्टी बना के LRs के तौर पे गिरदाना जाता है। अब किसके साथ, लिस्ट ऑफ लीगल हेयर के साथ आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने सूट के साथ अनेक्स करने हैं वो ज़रूरी हैं। अब सूट के साथ क्या चीज़ ज़रूरी है कि जो केस है, जो आपका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, जिस पे आपका ये पूरी फाउंडेशन है, जिस पे आपका केस बिल्ड कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपने साथ लगानी है। डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लाजमी अनेक्स करने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में मेंशन कर, जिसको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम कहते हैं। ये चीज़ें जो आपकी प्लान के साथ। अब इसी को हम रिटन स्टेटमेंट की तरफ चले जाते हैं। रिटन स्टेटमेंट जो मैंने आपको जिक्र किया, ऑर्डर हेड डील करता है। रिटन स्टेटमेंट में आपने जो दावा, जो प्लेंटिफ ने आपके अगेंस्ट फाइल किया है, आपने उसका जवाब देना है। अब जवाब किस तरह देना है, ये भी एक आर्ट है। आर्ट इस तरह है, बाज़ हमारे वकला भाई सिंपल लिख देते हैं, पैरा नंबर 1 इज इनकरेक्ट, पैरा नंबर 2 इज इनकरेक्ट, पैरा नंबर 3 इज इनकरेक्ट। ये नहीं करना। अवेसल डिनाइल नहीं होना, सिंपल डिनाइल नहीं होना। आपने उसको बाकायदा डिनाइल के साथ एलिबरेट करना है कि अगर नहीं, आप उसको डिनाइल प्रॉपर नहीं करेंगे, उसका जवाब प्रॉपर नहीं देंगे, वो आपके पार्ट में एडमिशन होगा। इसलिए उस पर बाकायदा आपको सीपीसी के अंदर भी प्रोविजन मौजूद है और उसके साथ आपकी जजमेंट्स भी बहुत सारी मौजूद हैं कि आपने अवेसल या सिंपल डिनाइल नहीं करना कि ये फिक्रा नंबर 1 गलत है, फिक्रा नंबर 2 नहीं। अब उसको जो प्लीडिंग का ये दूसरा जो पार्ट है, जिसको हम कहते हैं रिटन स्टेटमेंट और सेट ऑफ, इसके साथ लफ्ज़ एक सेट ऑफ भी लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं काउंटर क्लेम। अगर आपने जवाब दावा में कोई ऐसी चीज़ है जो आपने प्लेंटिफ से अपने जवाब दावा में क्लेम करनी है, वो भी आप उसमें मेंशन करेंगे कि उसके पार्ट में ये चीज़ हमने क्लेम करनी है। अब उसमें भी इसी तरह आप उसको जब लिखेंगे, ऊपर अपना लिखेंगे जी कि मैं डिफेंडेंट नंबर 1 2 3 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर नेम ऑफ द कोर्ट उसी तरह लिखना है, पार्टीज़ का नाम उसी तरह लिखना है। साथ आपने ये लिखना है कि जी मैं जनाब अली बयान जवाब दावा ज़ेल अर्ज़ है, किसकी तरफ से, 1 2 3 की तरफ से। अब उसमें दो चीज़ें हम, ये हर जगह आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा होता है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, फैक्चुअल, उज़रात तमीदी, उज़रात वाक़याती। उज़रात तमीदी से मुराद ये है कि वो लीगल इशू जो आप उनकी प्लीडिंग में, जो आपने उनके दावे के अंदर जिन चीज़ों से आप नेगेट कर रहे हैं, जिन चीज़ों को आप उठा रहे हैं, वो पॉइंट वाइज करेंगे कि जी कोर्ट को काज ऑफ एक्शन हासिल नहीं है, कोर्ट में जुरिसडिक्शन नहीं है, ठीक है। इस बंदे को काज ऑफ एक्शन हासिल नहीं है, जुरिसडिक्शन जो है वो कोर्ट के पास नहीं है, कोर्ट फीस इसने अनेक्स नहीं की, इसके पास लोकस स्टैंडाई इसको हासिल नहीं है, इसका जो है सूट जो है वो हिट करता है रेस जुडिकाटा का, इसका सूट जो है वो बार्ड बाई लॉ है, इसके पास ये वो लीगल पॉइंट हैं जो आपने अपनी उसकी प्लीडिंग को, उसके दावे को देख के आपने उठाने हैं। ये चीज़ें लाजमी। फिर इसके साथ वही चीज़ें मैंने आपको बताया कि इसके साथ भी लीगल हेयर्स की लिस्ट लगानी है, जिन डॉक्यूमेंट्स में आपने अपना जवाब देना है वो भी साथ आपने अनेक्स करने हैं, ठीक। और लिस्ट आपने भी साथ लगानी है कि जी ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिस पे हम बेस करते हैं, ये दोनों को हम मिलाएंगे। अब इसके साथ एक और ज़िम्नन में चीज़ ऐड कर दूं कि एक एडमिशन है जिसको हम डील करते हैं कि बाज़ औक़ात लोग दावा दायर करते हैं कि दावे के बाद डिफेंडेंट आते हैं, डिफेंडेंट आके कहते हैं जी कि हम इनके दावे को मानते हैं, जिसको हम कहते हैं एडमिशन, या जिसको हम जो कोर्ट की लैंग्वेज में कॉग्नोवेंट बोलते हैं, ठीक है। कॉग्नोवेंट वो क्या है, उसका भी बाकायदा तौर पे आप जिक्र है जी कि वो डिफेंडेंट आगे अपना इसमें ऐड कर देते। एक और चीज़ है बेटर स्टेटमेंट, कि जवाब जब दावा दायर हुआ उसके बाद जवाब दावा आया, जवाब दावे के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसका आप जवाब देना ज़रूरी समझते हैं, तो फिर उसको आप बेटर स्टेटमेंट के तौर पे जवाब आप प्लेंटिफ हो के उसका जवाब देते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की हैं, ये शार्ट सी हमने और कोशिश की है कि जो टेक्निकलिटीज़ में नाम ना जाएँ। अब इसके साथ एक चैप्टर है कि इसमें अमेंडमेंट किस तरह की जाएगी, अगर कोई गलती हो जाती है वो किस तरह की जाएगी, वो एक अलग टॉपिक है, अलग एक चैप्टर है। रिटन स्टेटमेंट में क्या चीज़, कोई अगर इस तरह की गलती हो जाती है उसको किस तरह, वो एक अलग टॉपिक है। सिर्फ हम उन लायर्स के लिए कि जो प्लीडिंग्स को नहीं समझते, जो प्लीडिंग्स से भागते हैं,
मैं उनसे ये इस आज के इस प्रोग्राम की वसातत से ये बात कहता हूँ कि आप CPC को, आप एक एग्ज़ाम्पल को जो हम शेयर करेंगे साथ उसको, और CPC के साथ जो लास्ट में जो उसका परफार्मा बना हुआ है उसको देखें, तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आज तक के लिए मेरे ख्याल में ये आपसे काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मैं एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं जस्टेनियन लॉ चैम्बर के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ साबिक रीडर रेवेन्यू कोर्ट मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब, और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जब इन्होंने अपना जो करियर जिस तरह गुजारा एज ए रीडर, इन्होंने रेवेन्यू कोर्ट्स में कौन कौन से इश्यूज़ को देखा और किस तरह लोग उनके पास आते रहे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू जी। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने बतौर रीडर एक रेवेन्यू कोर्ट में अपना सर्विस का काफ़ी सारा हिस्सा वहाँ पर गुजारा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पर किस तरह के लोग आते थे और किन मसाइल को वो लेकर आते थे जिसको आप रेवेन्यू कोर्ट में देखते रहे। जनाब, हमारे पास रेवेन्यू कोर्ट में मैंने तकरीबन 39 साल सर्विस की है। तो हमारे पास ज़्यादातर लोग तकसीम की दरख्वास्तें और पैदावार के मुकदमे लेकर आते थे, जिनमें जो लोग को अराज़ी में खाता शराका मालिक होते थे वो तकसीम की दरख्वास्त गुजारते थे। तो उसमें वो तकसीम करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो उस आदमी का अराज़ी में मालिक होना ज़रूरी है। ठीक। तो जब वो मालिक होगा तो वो फिर वो रेवेन्यू ऑफिसर को दरख्वास्त दे सकता है। तो दरख्वास्त जब देगा उसके साथ सबसे पहले फ़र्द अराज़ी लगाना ज़रूरी है, जिससे यह ज़ाहिर हो कि यह वो मालिक अराज़ी है। सेकेंडली फिर उसके साथ नक्शा अलफ़ लगाना ज़रूरी है। नक्शा अलफ़ में पटवारी हल्का तफसील लिखता है कि इस अराज़ी में ज़री अराज़ी कितनी है, कलसी कितनी है, बना कितना है। उसके बाद वो जो है दरख्वास्त देता है, तो उसमें पहले वो कोर्ट उसको रिसीव करती है। फिर जो सेकंड पार्टी होती है खाता शरका, उनको नोटिस करती है, समन करती है। तो जब वो आते हैं तो वो अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं और दरख्वास्त गुजार अपना मौक़िफ़ पेश करता है। अच्छा, तो यानी आपके कहने का मकसद ये है कि रेवेन्यू कोर्ट्स में ज़्यादातर जो केसेस हैं वो तकसीम से रिलेटेड हैं। रेवेन्यू कोर्ट में जो केसेस आते हैं तकसीम के होते हैं, पैदावार बेदखली के होते हैं। रेवेन्यू कोर्ट जो है, रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार, वो दरख्वास्त तकसीम को एंटरटेन करता है। अच्छा। तो पैदावार बेदखली जो होती है, ये टेनेंट और मालिक के दरमियान जो मुकदमात होते हैं, ये असिस्टेंट कलेक्टर के पावर हैं। बाई वर्च्यू ऑफ पोस्ट हर तहसीलदार, हर असिस्टेंट कमिश्नर, हर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर के पावर यूटिलाइज़ करता है। अच्छा, तो आपसे हम मज़ीद ये जानना चाहेंगे कि जब आप रेवेन्यू कोर्ट में आप अपना कोई मुकदमा लेकर जाते हैं, जैसे कि तकसीम का मुकदमा है, जी सर। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर आपकी डिसीजन बेस करता है वो कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहले जो होगा वो दरख्वास्त में लिखेगा कि मैं मालिक हूँ। ठीक है जी। सेकेंडली वो अपनी मलकियत ज़ाहिर करेगा। ठीक है जी। उसके साथ जो है फिर उसकी दरख्वास्त जो है कोर्ट एंटरटेन करेगी। ठीक। तो उसमें सबसे पहले उसको साइल को ये हदायत होगी या उसके लर्नड कौंसल को ये हदायत होगी कि जो रिस्पॉन्डेंट हैं उनके समनात दाखिल किए जाएँ। और जब तकसीम की जब दरख्वास्त दी जाती है तो उसमें रिस्पॉन्डेंट या उसमें जो मुद्दालैम होते हैं जो वो किन लोगों को रखा जाता है? उसमें सर सबसे पहले ये होता है खाता शरका मालिक, यानी 4 भाई हैं, एक तकसीम करवाना का चाहता है तो वो साइल हो जाएगा, 3 भाई जो हैं वो रिस्पॉन्डेंट हो जाएंगे। तो इसमें वो 3 की अराज़ी अलग हो जाएगी और ये एक साइल की जो है अलहदा, वो जो खसरा नंबर है उसमें बटे होके अलहदा हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि जो फ्रीकैन है वो आने के बाद अपनी जो प्लेंट है या अपना जो दरख्वास्त है वो यहाँ पर जमा कराते हैं, तो फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है कोर्ट का? उसके बाद कोर्ट तो पहले उनको हाज़िरी के लिए समन जारी करती है। जब उनकी हाज़िरी मुकम्मल हो जाती है तो कोर्ट फिर पटवारी हल्का को जो डॉक्यूमेंट
दरख्वास्त के साथ शामिल किए जाते हैं, उनको जो ये करना कि ये वाकई वही कागज़ हैं, उसका बयान कलमबंद करती है। ठीक हो उसके गया। बाद कोर्ट साहिल का बयान और सेकंड पार्टी का बयान कलमबंद करती है। फिर उसके बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि वाकई ये साहिल इस अराज़ी में मालिक है और इसको जो अराज़ी आप अपनी ज़रूरत के लिए मतलूब है, तो वो कोर्ट आर्डर करती है कि तकसीम की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। अच्छा, दरख्वास्त जब मंजूर हो जाती है तो फिर उसकी इजरा के लिए क्या किया जाता है? जैसे जब दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो कोर्ट उसमें एक तरीका तकसीम वज़ा करती है ना, कि ये अराज़ी किस तरह तकसीम होगी। ठीक है, तो उस पे इंग्लिश में कहते हैं मोड ऑफ पार्टीशन, उर्दू में उसको कहते हैं तरीका तकसीम। ठीक हो, यानी तरीका तकसीम में कोर्ट ये डिटरमिनेट करेगी कि इस आदमी के पास कुल कितनी अराज़ी है और ये मालिक कितना है, तो कब्ज़ा बाहर रख करके उसको उतनी अराज़ी दी जाएगी जितनी वो लैंड रेवेन्यू में मालिक है। ठीक हो तो उसके बाद वो अराज़ी में जो मकान बांडी तामीर होगी उसके साइल के हिस्से में रखी जाएगी जिसने तामीर की होगी। सेकेंडली ये होगा कि उसमें कब्रिस्तान जो होगा एज़ यूजुअल रहेगा, उसमें रास्ते जो हैं बंदोबस्ती एज़ यूजुअल रहेंगे, तो उसमें पानी के जो बंदोबस्ती ज़राए हैं आबनोशी के वो भी उस तरह रहेंगे। तो जब ये कागज़ ये मोड ऑफ पार्टीशन मुकम्मल अप्रूव हो के पटवारी हल्का के पास जाएगा, उसकी लाइट में वो कागज़ात नक्शा बेमरतब करेगा। जब नक्शा बेमरतब हो जाएगा तो वो तैयार करके थ्रू गिरदावर सर्कल कोर्ट को भेजेगा। कोर्ट उसको फिर अपनी तायराना नज़र से चेक करेगी कि वाकई इसने जो काम किया है मोड ऑफ पार्टीशन के मुताबिक किया है, तो फिर कोर्ट जो उसको अप्रूव करेगी, मंजूरी देगी। फिर देन जो है कोर्ट फिर वापस पटवारी हल्का को भिजवाएगी, फिर जो है नक्शा जीम तैयार करेगी, फिर एक इंतकाल तकसीम हो जाएगा। जिस अराज़ी का खसरा अमल मिसाल के तौर पे 96 है, 5 कनाल का रकबा है, उस आदमी का रकबा 1 कनाल आता है, तो 1 कनाल का वो उसका ततिमा हो जाएगा, उसको नंबर दिया जाएगा 95/1। एक जो है उसका आ जाएगा, बाकी सब को मुश्तरका रह जाएगा। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद जब नक्शा जीम मरतब हो जाएगा तो फिर साइल जो है इजरा की दरख्वास्त कोर्ट को देगा। फिर कोर्ट उसको जो है थ्रू पटवारी हल्का पुरान दखल जारी करके आस्प ज़ाब्ता उसका रकबा उसको देगी। ठीक हो गया। अच्छा, एक मज़ीद आपसे एक आखिरी सवाल कर लें कि अगर खाता शरीक में कोई बंदा अगर समन भिजवाने के बावजूद वो हाजिर नहीं होता तो फिर उसके बारे में उसके साथ क्या उसके प्रोसीजर बारे होगा? में कानून वाज़ेह है कि उसके समन होगा, चस्पानगी होगी, उसके दरवाजे पे चस्पानगी का वो लगाया जाएगा, समन लगाया जाएगा। फिर भी हाजिर नहीं हुआ, फिर भी कोर्ट उसको थ्रू इश्तिहार जो अखबार उसको फिर भी तलब करेगी, फिर भी नहीं हुआ तो फिर उसके खिलाफ एक्सपार्टी हो जाएगी। अच्छा, एक्सपर्टी डिग्री हो जाएगी। और वो उसको एक्सपर्टी को कैसे उसको चैलेंज करेगा? एक्सपार्टी जब डिग्री हो जाएगी तो अगर उसने हाजिर हो करके गैरहाज़िरी की है तो वो 30 दिन के अंदर वो कोर्ट को अप्लाई करेगा एक तरफा मनसूखी के लिए। अगर वो 30 दिन के लिए नहीं करेगा तो फिर कोर्ट की वो सवाबदीद है कि उसको मनसूख करती है या नहीं। हाँ, 3 साल का अरसा गुजर जाए एक तरफा में, फिर भी वो दरख्वास्त जो देगा वो कानून के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो कोर्ट करेगी। शुक्रिया इफ्तिखार साहब, थैंक यू आपका फॉर बहुत बहुत दिस शुक्रिया काइंडनेस। टाइम देने का। तो जी नाजरीन, अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए इस बारे में। हम आपके सवालात इस प्रोग्राम में शेयर करके उनका जवाब देंगे आपको। अल्लाह हाफिज़। रहीम, वेलकम टू जस्टेनियन लॉ चैम्बर। व्यूवर्स, आज हम जिस टॉपिक पे जो डिस्कशन करेंगे वो है सीपीसी की सेक्शन 12(2) सेक्शन किस को डील करती है और सेक्शन 12(2) की जो एप्लीकेबिलिटी और इसको सीपीसी में कब जो है अमेंड करके डाला गया और इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, इसको किस तरह ये एप्लीकेशन ये फ़ाइल की जाती है, किस कोर्ट में फ़ाइल की जाती है, इसका लिमिटेशन क्या है, और अगर ये एप्लीकेशन टर्न डाउन की जाए तो इसके ख़िलाफ़ आपके पास रेमेडी क्या है। तो हम इस पे आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले
मैं ये आपसे डिस्कस करता हूँ कि सेक्शन जो 12(2) है वो किस चीज़ पे या कौन से ऐसे आर्डर, कौन सी ऐसी जजमेंट, कौन सी ऐसी डिक्री है जिस पे इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है। अब कोई आर्डर, कोई डिक्री, कोई जजमेंट जो फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन से अगर हासिल की जाए तो उसके खिलाफ आप जो है ये सेक्शन 12(2) या 12(2) जिसको हम कहते हैं उसके तहत हम ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अब जो उसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर ये है कि आप ई शेल सीक रेमेडी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट विच पास द फाइनल जजमेंट। अब इसका मतलब ये है कि जो कोर्ट फाइनल जजमेंट पास करती है या जो कोर्ट फाइनल आर्डर पास करती है या जो कोर्ट फाइनल डिक्री पास करती है तो आप उसी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे। फॉर्म क्या है आपके पास? फॉर्म ये है कि जिस कोर्ट ने आर्डर, डिक्री या जजमेंट पास किए आप उसी कोर्ट में ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे। इसके लिए क्योंकि सेम कोर्ट होगी, जिस कोर्ट ने आर्डर किया, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की, उसी कोर्ट के पास आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे। अब इस एप्लीकेशन को फाइल कौन करेगा? फाइल करने के लिए पहली जो चीज वो ये है कि जी फाइल कौन करेगा? जो भी बंदा एग्रीव्ड, एनी एग्रीव्ड पर्सन, ओनली पर्सन एग्रीव्ड बाय द फाइनल जजमेंट, डिक्री और आर्डर ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन कैन फाइल दिस एप्लीकेशन। के जो भी इस आर्डर से, डिक्री से, जजमेंट से मुतासर हो रहा है, एग्रीव्ड हो रहा है, वो ये एप्लीकेशन फाइल करेगा। अब इस एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए जो आपके पास टाइम पीरियड है, लिमिटेशन, वो क्या है? लिमिटेशन जो है आपके पास वो 3 ईयर है। अब इसको नॉर्मली क्योंकि सीपीसी के अंदर, और इसको आप जो लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन के अंदर उसकी आर्टिकल जो है 181 डील करता है, जहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन मौजूद न हो, क्योंकि ये एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन को डील करता है लिमिटेशन एक्ट 181। तो उसके लिए जो लिमिटेशन का पीरियड है वो 3 ईयर है। अब इसी के साथ एक और बात जो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कोई भी डिक्री, कोई भी आर्डर, कोई भी जजमेंट, अब उसको जब आप इन्फोर्स करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो नॉर्मली एक तो स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ के लिए उनका जो है वो टाइम फ्रेम मुख्तलिफ होता है। बाज़ जगहों पे 1 महीने के अंदर होता है, बाज़ जगहों पे 2 महीने के अंदर मुख्तलिफ, लेकिन नॉर्मली जो है आपको वो 3 ईयर के अंदर अंदर आप एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हैं, नॉर्मली जो जर्नल लॉ है। अब इसी तरह फ्रॉड के जरिए जजमेंट, आर्डर, डिक्री जब आप चैलेंज करेंगे तो वो भी 3 ईयर के अंदर करेंगे। वो इसलिए कि ताकि अगर आपके पास फोरम है, उसी फोरम में उसी टाइम पे आप जाके एक एप्लीकेशन के जरिए इसको सेटिंग साइड के लिए या चैलेंज कर सकते हैं कि ये डिग्री जो है फ्रॉड से ली गई है। अब इसी एप्लीकेशन के साथ आपका जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप इसको जो लिमिटेशन एक्ट के साथ साथ सीपीसी में जो आप प्रोविजन इसकी लागू होती है वो तो सीपीसी इसको फॉलो करती है कि जी सीपीसी के अंदर इसको साथ अडॉप्ट करते हैं, ये तो जर्नल लॉ है। अब इसको हम जब वास्ट प्रोविजन में देखते हैं कि इसके साथ डिफरेंट जो लॉज, डिफरेंट लॉज में आपका फैमिली कोर्ट है, आपका रेवेन्यू का लैंड रेवेन्यू एक्ट है, आपका रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस है, या और भी कोई भी स्पेशल लॉ है। अब उसको क्योंकि बाज़ जगहों पे स्पेसिफिक उन्होंने प्रोविजन के तहत सीपीसी को बाहर किया हुआ है कि सीपीसी लागू नहीं होती, लेकिन जब जजमेंट्स सुपीरियर कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, इस पे डिफरेंट उस पे जजमेंट्स हैं, वो जजमेंट्स ये हैं कि आप जब डिक्री को, आर्डर को, और जो आपकी ऐसी मतलब कोई इस तरह का डिग्री, आर्डर, जजमेंट, 3 चीज़ें बाकी अगर किसी केस में डिसाइड की जाती हैं तो वो फ्रॉड के ज़ुमरे में अगर आती हैं, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन के ज़ुमरे में आती हैं, या मिसरिप्रेजेंटेशन के ज़ुमरे में आती हैं, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। अब इसके साथ एक और प्रोसीजरल बात कि मैं जब ये आर्डर आपका एप्लीकेशन आपकी मंजूर हो जाती है या आपकी एप्लीकेशन खारिज हो जाती है, 2 प्रोविजन होती हैं कि आपने एप्लीकेशन 12(2) की जो है वो जब दायर की है वो मंजूर होगी या खारिज होगी। तो अब क्योंकि ये आर्डर है, आर्डर को देखना कि आपके आर्डर 41 और आर्डर 43 वो अपीलेबल आर्डर को या डिक्री को डील करते हैं।
अब ये आर्डर है, क्या इस आर्डर में स्पेसिफिक बार तो नहीं है, फिर इस पर रिवीजन लाई करती है जो सेक्शन 115 के तहत जो आपकी ये स्पेसिफिक जो प्रोविजन उसको डील करती है, वो फिर रिवीजन होती है, जब मंजूर होती है या खारिज होती है, फिर आपने उसको जो फोरम के आपके पास रेमेडी क्या है, अगर वो मंजूर हो जाती है या खारिज हो जाती है, तो ये आपने CPC के तहत देखनी है। फिर इसके अंदर एक और चीज़ कि ये जो बात उन्होंने की है, एक फाइनल एडजुडिकेशन या फाइनली डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, सेम कोर्ट। अब आपने एक सिविल कोर्ट में कोई एप्लीकेशन, सिविल कोर्ट ने एक डिग्री पास की, उस डिग्री को चैलेंज किया गया एपीलेट कोर्ट में, एपीलेट कोर्ट ने उस डिग्री को बहाल रखा, ठीक, उस डिग्री को अगर बहाल रख दिया तो वो डिग्री की जो इनिशियल कोर्ट होगी वो सिविल कोर्ट होगी। अगर वो हाई कोर्ट में चले जाते हैं, हाई कोर्ट उसको मॉडिफाई या रिवर्स कर देती है, उसके अंदर कोई तरमीम कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है, या उसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ डाल देती है कि जी उस डिग्री के अंदर तरमीम आ जाए, उसको मॉडिफाई कर देती है, तो वो फाइनल कोर्ट आपकी जो है वो फिर हाई कोर्ट होगी। फिर अगर आपने एप्लीकेशन जब फाइल करनी है 12/2 की, वो आप फिर सिविल कोर्ट में नहीं करेंगे, वो आप करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। ये थोड़ा प्रोसीजरल बातें हैं, ये टेक्निकल बातें हैं, ये आपको प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस में ये चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन नॉर्मली हमने 12/2 को ये देखना है कि 12/2 की जुरिसडिक्शन क्या है। 12/2 सेपरेट सूट नहीं होता, वो उसी कोर्ट के अंदर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, सेपरेट सूट के अंदर नहीं कर सकते कि वो उसमें लिखा हुआ है ये एप्लीकेशन के ज़रिए होगी, सेम कोर्ट में होगी, और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स ये हैं, वांट ऑफ जुरिसडिक्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये चीज़ें उन्होंने डाली हैं। फिर उसके करेगा कौन, एग्रीव्ड पार्टी करेगी। फिर एग्रीव्ड पार्टी के पास फोरम क्या है, फोरम आपके सामने जो मैंने डिस्कस कर दिया। तो इसी तरह ये इसकी जो एपेलेट फोरम है, आपके पास रेमेडी क्या है, अगर वो मंजूर हो जाती है या खारिज हो जाती है, आपने किधर जाना है, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन एक्ट का जो है आर्टिकल कौन सा डील करता है। तो ये व्यूअर्स आज हमने इसमें 12/2 के ऊपर जो डिस्कशन की है, तो उस पर उम्मीद है कि आपको इससे जो काफ़ी जो मुस्तफ़ीद होंगे। तो अगर इसमें कोई और चीज़ मज़ीद आप डालना चाहते हैं तो काइंडली उसको आप हमारे इनबॉक्स में कमेंट्स भी करें। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगले प्रोग्राम तक, इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टेनियन लॉ चैम्बर के यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम मौजूद हैं एडवोकेट तनवीर अहमद दीन के साथ। तो सर से आज हम पता करेंगे कि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जो फ्रेश लॉयर्स आते हैं, तो वो इन प्रैक्टिस उनको आकर जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उनके बारे में आज सर से बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जो आते हैं या जो फ्रेश लॉयर्स आते हैं यहाँ पर कोर्ट पर, तो उनको यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जो कोर्ट अपीयरेंस के बारे में नहीं बताया जाता, और वो जब यहाँ कोर्ट्स में इन फील्ड में आके इन प्रैक्टिस आते हैं तो उनको कोर्ट अपीयरेंस के बारे में नहीं पता होता। तो उसके बारे में आप कुछ हमें बताएं कि हमें कोर्ट में किस तरीके से जो एक फ़्रेश लॉ ग्रेजुएट है या जो एक फ़्रेश लॉयर है उसको किस तरीके से कोर्ट में अपीयर होना चाहिए, उसकी कोर्ट अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, जजेस के साथ उसकी जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके से होनी चाहिए। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने क्वेश्चन किया कि जो हमारे न्यू लॉयर जो जब किसी सीनियर को ज्वाइन करते हैं, कोर्ट में अपीयर होते हैं, तो उनको कोर्ट अपीयरेंस के तौर पे जब वो जाते तो उनको कौन कौन सी ऐसे मिसाइल या कौन कौन सी चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो उसमें मैं अपनी जो सबसे पहले इनपुट है उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली बात ये है जी कि जब भी कोई फ्रेश लॉयर जो आता है उसको तो कोर्ट अपीयरेंस में अपने सीनियर के साथ अगर वो जाता है तो यूनिफॉर्म में जाए। एक दूसरी बात, यूनिफॉर्म के साथ साथ जब वो अपीयर होते हैं तो सीनियर जिस जगह पे रोस्टम के आगे जब वो कोई प्रेजेंटेशन या कोई इस तरह का केस आर्गू कर रहे हैं, तो डाइस के आगे या रोस्टम जिसे हम कहते हैं वहाँ पे अगर खड़े हैं तो वो उनको पता होना चाहिए कि हम प्लेंटिफ की तरफ से जा रहे हैं, हम डिफेंडेंट की तरफ से जा रहे हैं, हम अपीलांट की तरफ से जा रहे हैं, रिस्पोंडेंट की तरफ से जा रहे हैं, या क्रिमिनल केसेस में हम एक्यूज़ की तरफ से जा रहे हैं, या हम प्रोसिक्यूशन की तरफ से जा रहे हैं। ये आपको कम से कम फ़ाइल का पता हो कि जिन सीनियर के साथ या जिस केस में हम जा रहे हैं तो उस फाइल का पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए।
फिर जब आप जाके प्रेजेंटेशन करते हैं या कोर्ट अपीयरेंस में जाके जज साहब से जब अपना जो केस है उसकी आप प्रेजेंटेशन के हवाले से कोई आर्गूमेंट्स करते हैं या कोई इस तरह की बात करना चाहते हैं, कोई एडजर्नमेंट सीख करना चाहते हैं या कोई और भी ऐसा इशू है जिस पे आर्गूमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या कोर्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग चल रही है। अगर आपके सीनियर साथ नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं, तो आपने ये देखना कोर्ट में जो खड़े होने का जो हमारा तरीक़ाकार है उसमें अगर रोस्टम या डाइस या जो आगे जज साहब का जो जगह है जिस पे 2 विटनेस बॉक्स होते हैं साइड पे, दरमियान में जो जगह खाली होती है वहाँ पे कोई प्रोसीडिंग तो नहीं चल रही। अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो आप उस कोर्ट में बैठ जाएं, बैठने की जगह कोई खाली सीटें चेयर्स जो भी पड़ी हैं आप बैठ जाएं। अगर वहाँ पे बैठने की जगह भी नहीं है आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, कोर्ट के अंदर रश भी ना बनाएं, किसी प्रोसीडिंग के अंदर कोई खलल ना डालें, कोई इस तरह का ना हो कि क्लाइंट खड़े हैं आप उसके साथ, क्योंकि वकला का एक जो है बिहेव इस तरह होना चाहिए कि वो प्रॉपर डेकोरम के साथ कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोर्ट का भी एक तकद्दस है, आपका भी एक अपनी रिस्पेक्ट है, आप अपनी रिस्पेक्ट का भी और बाकायदा कोर्ट की जो डेकोरम है उसका ख्याल रखें। अब वहाँ पे अगर कोई भी नहीं है, प्रोसीडिंग आपने खुद अपनी स्टार्ट करनी है, तो आप के साथ वहाँ पे अपोनेंट लायर अगर मौजूद हैं तो फिर आप एपिलांट की तरफ से हैं, प्लेंटिफ की तरफ से हैं, तो आपने जज साहब के राइट साइड पे अपना नीचे जो है वो लेफ़्ट साइड पे खड़ा होना है। मतलब ये प्लेंटिफ की या जो एपिलांट की जो केस को ओपन करता है, जिसका केस है जिस पे वो आर्गूमेंट्स करना चाहता है, तो वो नीचे हम लेफ़्ट साइड में होंगे, जज साहब के हम राइट साइड पे होंगे, तो हम अपना केस प्रेजेंटेशन या जो आर्गूमेंट्स हमने करने हैं वो हम करेंगे। जी शुक्रिया। इसके साथ एक और जो सवाल कि अगर हम अपने सीनियर की जगह पर किसी प्रोसीडिंग में हम पेश होते हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर नहीं होते, तो कभी कभार जब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ऑपोजिट जो आपके काउंसिल होती है वो आपकी सीनियर होती है, तो आया उस ऑपोजिट काउंसिल के साथ आपका जो बिहेवियर है, आपका जो इंटरेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, बीइंग अ जूनियर एसोसिएट या बीइंग अ जूनियर लॉयर? देखें, ये मैंने आपको पहले भी एक बात की थी एक पिछले प्रोग्राम में कि पहली बात ये है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपका यूनिफॉर्म इस तरह का हो कि जिससे आप पता चले कि आप क्या ख़ुद लायर हैं या जूनियर हैं। अगर आपका लाइसेंस है, लाइसेंस उस केस में है, तो आप उस केस में अपने सीनियर के बिहाफ पे जो उन्होंने आपको अथॉरिटी दी हुई है या जो उन्होंने आपको गाइडलाइन दी हुई है, तो आप उनके बिहाफ पे जाके वो प्रोसीडिंग कर सकते हैं। अगर एज ए अटर्नी या एज ए अप्रेंटिसशिप अगर आप जा रहे हैं तो आप अगर कोई प्रोसीडिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप परमिशन लें अपनी जो हमारे होते हैं जज साहिबान या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं कोर्ट, जिस कोर्ट में भी है, ख्वाह क्रिमिनल में, सिविल की जिस प्रोसीडिंग में भी है, आप उनसे परमिशन ले गए जी इस तरह सर नहीं है, तो अगर इजाज़त देते हैं तो मैं तो कहते हैं ठीक है जी, अगर परमिशन है तो अपोजिट साइड से आप जो अपनी आर्गूमेंट्स हैं या जो आपने प्रोसीडिंग कंडक्ट करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ देखें, जो हमारी एथिक्स में या जो हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट में या जो हमारी हमें सिखाया जाता है अखलाकियात के दायरा कार में कि सीनियर के साथ उसी तरह आपने पेश आना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, जूनियर के साथ आपने शफ़क़त से पेश आना है। ये दोनों चीज़ें आपकी जो है ना वो बिल्कुल लिंक करती हैं, ताकि आपकी प्रोसीडिंग के अंदर और आपकी जो एक और चीज़ है ज़िम्नन में इसके साथ ऐड कर दूँ। देखिए, कुछ लोग ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मुझे बोलने का तरीका नहीं आता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे उर्दू नहीं आती। बाद लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, वो इस कोर्ट की जो हमारी लैंग्वेज है उसको नहीं समझ सकते। वो इस तरह के ज़्यादा प्रोसीडिंग जो आपकी FIR से ले गए जो आगे तक जो पुलिस कंडक्ट करती है वो सारी उर्दू में, और उसके अंदर बहुत सारे अल्फाज पुराने फ़ारसी के वो शामिल हैं। इसी तरह आपकी जो रेवेन्यू की जितनी लैंग्वेज है उसके अंदर बहुत सारे अल्फाज फ़ारसी के भी हैं, उर्दू के भी हैं और पुराने हैं। तो वो आप जो इंग्लिश वाले लोग हैं वो उनको नहीं पता। अब देखें, प्रैक्टिस और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो वो आपको आपकी प्रेजेंटेशन जो कन्विंसिंग, जो आपका कम्युनिकेशन गैप वो नहीं होना चाहिए। देखिए, आप पुल का किरदार अदा करते हैं। जो लायर होते हैं, जो हमारे कौंसिल होते हैं, जो एडवोकेट हैं, वो जब कोर्ट में अपने क्लाइंट के बिहाफ पे उनकी बात को कानून के दायरे में जज के साथ शेयर करते हैं, तो वो बात आप पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, आप दरमियान में। तो आपकी जो आवाज़, आपके जो अल्फाज ये इस तरह के हों, बड़े शाइस्ता हों, बड़े हम्बल हों, और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे कोई गलती हो
जिससे कोर्ट का डेकोरम मुतासर हो, जिससे किसी क्लाइंट की इज्जत मजरू हो। ये चीज़ें आपने ख्याल करके आपने केस तक, अपनी फ़ाइल तक अपने अल्फाज का ख्याल रखना है, चुनाव करना है। आपकी गुफ्तगू ऐसी हो, बिल्कुल प्रिसाइज हो, शार्ट हो, टू दी पॉइंट हो, ताकि आप जज साहब से जो रिलीफ मांग रहे हैं या जो बात अपनी पहुंचा रहे हैं वो पहुंच जाए। ये इन चीज़ों का ख्याल आपने रखना है ताकि आपकी वकालत में भी ये चीज़ आपको काम आएगी और इसमें सीनियर की भी रिस्पेक्ट होगी, कोर्ट का डेकोरम भी जो है वो बरकरार रहे। सर, बीइंग अ यंग लॉयर, एक जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है जब हम कोर्ट में पेश होते हैं कि डज इट रियली मैटर कि हम जो जज जो या जो प्रोजाइडिंग ऑफिसर बैठा हुआ है उसको क्या कह के कम्युनिकेट करें, योर ऑनर, माय लॉर्डशिप या सर, या कौन से वर्ड्स से उनको? देखिए, इसमें इस तरह है जी कि बहुत सारी हमारी सुप्रीम कोर्ट से लेके लोअर जुडिशरी तक जो हमारी कोर्ट में जो हमारे सीनियर लायर जब अपीयर होते हैं या हम अपीयर होते हैं, उसमें एक लफ्ज़ है जिसको लॉर्डशिप के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत सारा हमने सीनियर से और बहुत सारी जगहों पे पढ़ा भी है, सुना भी है और देखा भी है कि ये लफ्ज़, इसको मतलब लोग कहते हैं कि ये इस्लाम के उसके कि जी लार्ड सिर्फ अल्लाह के लिए और उस हवाले से पेश मतलब उनके साथ मंसूब किया जाता है। तो आप ये लफ्ज़ यूज़ ना करें। इस पर कोई एक दो दफ़ा आर्टिकल भी आया बहुत सारी चीज़ों पे। आप जो नॉर्मल जो लफ्ज़ हैं उसमें जो कोड में आपने 30s के अंदर भी पढ़ा होगा, उसमें लिखा जाता है कि जी जज के लिए यूर ऑनर, जो अदब से मतलब ऑनरेबल लफ्ज़ वो जो फाजल जज जिस तरह यूज़ किया जाता है। और इसी तरह जो लायर है, जो एडवोकेट हैं, जो मतलब अपनी प्रोसीडिंग कंडक्ट करते हैं, तो उनके लिए लर्नड काउंसिल यूज़ किया जाता है। आप देखें आर्डर शीट्स देखें, आप आर्डर ये जो जजमेंट्स है उसके अंदर देखें, ये दो लफ्ज़ आपको मिलेंगे। ये जो हमारे इस कोर्ट प्रोसीडिंग में ज़्यादा ये अल्फाज यूज़ होते हैं, मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में या नीचे जो हमारी प्रोसीडिंग है उसमें, क्योंकि हमने उस कोर्ट की रिस्पेक्ट करनी है। अल्फाज ऐसे अल्फाज का चुनाव करना है और वो देखें साथ साथ ये भी हमने देखना है कि हमारी रवायात और इस्लामी उससे हम पीछे ना चले जाएं कि हमारी कोई ऐसी चीज़ कि जिससे इस्लाम के मुनाफी या जो हमारे वज़ा करदा असूल है उनसे हम मुनाफी न हो। जी व्यूअर्स, तो ये थे तनवीर अहमद, दीन एडवोकेट, हाई कोर्ट। तो इस आगे भी साथ साथ हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, या आपके जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन है लॉ से रिलेटेड या प्रैक्टिसिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स में बताइए और हम कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक के बारे में, उस बात के बारे में वीडियो बनाएं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम जस्टेनियन लॉ चैम्बर में आपके साथ एक बार फिर मौजूद हैं और आज हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मोहम्मद रफ़ीक यूसुफ साहब रेवेन्यू के हवाले से हमारे साथ कुछ हम इनके साथ क्वेश्चंस करेंगे जिनका ये हमें उसके बारे में हमारी रहनुमाई करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर, आप जैसे कि रेवेन्यू में एक महारत रखते हैं, तो उसी लिहाज से हम आपके साथ रेवेन्यू से रिलेटेड ही एक दो सवाल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये रेवेन्यू में फ़र्द की क्या अहमियत है, फ़र्द होती क्या है और इसका पर्पज़ क्या है रेवेन्यू में? अच्छा, फ़र्द बेसिकली जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है उसमें एक रिकॉर्ड होता है जिसे जमबंदी कहते हैं, और उसे रजिस्टर हकदारान ज़मीन भी कहते हैं। पटवारी, जो बंदा पटवारी के पास जाता है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी का पार्टिकुलरली बताता है कि जी उसका मुझे आप रिकॉर्ड बना के दें, तो वो जिस कागज़ पे उस चीज़ को, उस जमबंदी को जिस कागज़ पे लिख कर देता है उसे हम फ़र्द कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो जो कुछ वहाँ पे जमबंदी में रिकॉर्ड ऑफ राइट में या पीरियडिकल रिकॉर्ड में लिखा होता है, उसी को पटवारी जिस पेपर पे रिप्रोड्यूस करके देता है, दैट इज़ कॉल्ड फ़र्द। अब वो तो इस हद तक है। अब उसमें होता क्या है, जमबंदी जो होता है या जिसको हम रजिस्टर हकदारान ज़मीन कहते हैं, उसके कॉलम 10 कॉलम होते हैं, लेकिन जब वो उसका एक्सट्रैक्ट हमें देता है जी, जब फ़र्द देता है तो थोड़े से कॉलम शार्ट करके जहाँ पे 8 हो जाते हैं। ठीक है,
पहला कॉलम फ़र्द है, इस वक्त ये हमारे सामने है, हम इसको देख रहे हैं कि पहला कॉलम है नंबर खाता और नंबर खतूनी। लेकिन जब ओरिजिनल हम जमबंदी देखेंगे तो उसमें ये नंबर खाता का अलहदा कॉलम है और नंबर खतूनी का अलहदा कॉलम है। अच्छा जी, खाता नंबर ये होता है कि ये जो एक फैमिली के जितने ओनर्स होते हैं, ओनर्स जो प्रॉपर्टी के ओनर्स होते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के, वो जितनी एक फैमिली के होते हैं उनको जो नंबर दिया जाता है, मतलब आप ये कह दें कि सेट ऑफ पर्सन्स या सेट ऑफ फैमिली जिसको एक नंबर दे दिया जाता है उसको हम कहते हैं, वो क्या है, खाता नंबर भी इसको कहते हैं और खेवट नंबर भी कहते हैं। पंजाब में ज़्यादातर इसको खेवट नंबर कहते हैं। और ये जो फ़र्द में ऊपर जो नंबर लिखा होता है इस लाइन के ऊपर, लिखा जिस तरह हमारे सामने जो इस वक्त फ़र्द है इसमें 120/147 है। तो ये जो बटे हम जैसे कहते हैं, इसके नीचे जो नंबर ऊपर वाला ये खेवट नंबर या खाता नंबर है, इससे नीचे जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड खतूनी नंबर। इसको हम खतूनी नंबर कहते हैं। ओरिजिनल जमबंदी में इसका अलहदा कॉलम होता है और खतूनी नंबर का अलहदा कॉलम होता है। अब ये खाता नंबर या खेवट नंबर तो रिप्रेजेंट करता है ओनर्स को, और ओनर्स जो कि कॉलम ऑफ नाम मालिक माहवाल, इसको हम कॉलम ऑफ ओनरशिप कहते हैं, जो खाना मलकियत में जो नाम लिखे हुए हैं इनका नंबर है। खतूनी नंबर होता है दी पर्सन और पर्सन्स हुज आर इन पोजेशन, जिनका कब्जा है उसका जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, खतूनी नंबर होता है। तो अच्छा, ये लिहाजा खाता नंबर का अच्छा कॉलम नंबर 2 में है नाम मालिक माहवाल, ठीक है, कि ये जितने लोग मालिक हैं, ओनर्स हैं, ठीक है, उनके नाम लिखे गए, उनको खाता नंबर दे दिया गया। मा अखवाल का मतलब ये होता है कि वो कितने कितने शेयर के मालिक हैं उस प्रॉपर्टी में, जिसका जितना शेयर हो आगे वो लिखा जाता है। जिस तरह हमारे सामने ये जो फ़र्द है इसमें एक नाम लिखा हुआ है मोहम्मद सलीम वल्द सो एंड सो, और इसका 8 हिस्सा, मतलब इसका 8 शेयर है। किसी दूसरे नीचे और नाम है, इसका भी 8 है, नीचे 4 हिस्सा है। इस तरह नीचे किसी का 8 है, किसी का 10 है, तो सो एंड सो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो तीसरा कॉलम होता है, अच्छा पहला कॉलम नंबर 2 हम ये ज़ाहिर करता है कि कौन लोग मालिक हैं इस प्रॉपर्टी में। कॉलम नंबर 3 है नाम काश्तकार माखवाल, कि जो बंदा इस प्रॉपर्टी को कल्टीवेट करता है या पोजेशन में है, ठीक है, ये कॉलम उसका है। तो यहाँ पे उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं। अब वो जिस कैपेसिटी में भी इन पोजेशन हैं, अगर फ़र्ज़ करते हैं एक बंदा टेनेंट बीइंग अ टेनेंट कल्टीवेट कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, तो उसका नाम लिखा होगा और उसके आगे लिखा होगा गैर दहीलकार। गैर दहीलकार मीन टेनेंट, ठीक है। और ये गैर दहीलकार और दहीलकार ये एक अलहदा बात है इस पर, तो इस वक्त शायद बात ना हो सके क्योंकि ज़रा बात लंबी हो जाएगी। लेकिन जब फ़र्ज़ करते हैं जो बंदा जिसने लीज़ पे प्रॉपर्टी ली हुई है तो उसके आगे वो स्टेटस लिखा होगा, उसे पट्टादार लिखा होगा। लेकिन अगर यही लोग जो कि कॉलम ऑफ ओनरशिप में मालिक दर्ज हैं और इन्हीं लोगों का कब्ज़ा भी है, तो यहाँ पे फिर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा होता है इस कॉलम नंबर 3 में, जो लिखा होता है खुदकाश्त। खुदकाश्त मीन ऑल द ओनर्स मेंशन इन द कॉलम ऑफ ओनरशिप आर इन पोजेशन। वही लोग इन पोजेशन हैं, वो उन लोगों का कब्ज़ा है जो कि इसमें मालिक हैं, या मालिकों में से किसी को इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइवेट सेटलमेंट, जिसको हम खानगी तकसीम कहते हैं, उस खानगी तकसीम के नतीजे में अगर कब्ज़ा दिया गया है तो फिर उसका नाम लिखा होगा और उसके आगे लफ्ज़ हैसदार लिखा होगा। तो ये कॉलम ऑफ कल्टीवेशन में ये बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी का नाम लिखा हो और उसके आगे लफ्ज़ हैसदार लिखा हो, तो मीनिंग देयर बाय कि जो बाकी को ओनर्स हैं इसके साथ, उन्होंने प्राइवेट पार्टीशन में ये प्रॉपर्टी इसको दी हुई है काश्त बर्दाश्त के लिए, तो उसको हम हिस्सेदार कहते हैं। अमूमन लोग हिस्सेदारी विरासत वाले उसमें टर्म में करते हैं, लेकिन गलत बात है। एज पर लॉ और रेवेन्यू रिकॉर्ड की रोशनी में हिस्सेदार वो होता है कि जिसको प्राइवेट पार्टीशन के नतीजे में जो प्रॉपर्टी दी गई हो और जो उसका पोजेशन
जब दर्ज होता है उस बंदे का, तो वहाँ पे उसके साथ हिस्सेदार लगे जाते हैं। ठीक है। कॉलम नंबर 4 है नंबरात हसरा, इसको सर्वे नंबर भी कहते हैं, इसको फील्ड नंबर भी कहते हैं। ठीक है। तो ये उस प्रॉपर्टी का जो पीस ऑफ लैंड है इन लोगों के पास, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट बंदोबस्त के वक्त उस प्रॉपर्टी को जो नंबर दिया गया है उसको हम क्या कहते हैं, नंबर खसरा कहते हैं। ठीक है, फील्ड नंबर कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे सामने ये फ़र्द है, इसमें खसरा नंबर है 827 है। ठीक है, तो कॉलम नंबर 4 उसका सर्वे नंबर, फील्ड नंबर कह दें या खसरा नंबर होता है। अब ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो सर्वे नंबर है या खसरा नंबर है, इसकी मौके पे किस्म क्या है, ये कॉलम नंबर 5 में है, रकबा मा किस्म ज़मीन। ये रकबा कितना है, फ़र्ज़ करते हैं एक नंबर खसरा 4 कनाल का है तो आगे 4 कनाल लिखा है, अगर ये 5 का होता तो 5 कनाल है। इसकी काइंड ऑफ लैंड क्या है, तो जो भी मौके पे है, तो अगर वो बाड़ी है तो बाड़ी लिखा जाएगा, होतर है तो होतर लिखा जाएगा, अगर उसमें से कुछ बाड़ी है, कुछ होतर है, कुछ मेरा है तो वो लिखा जाएगा। अब इस फ़र्द में मिसाल के तौर पे 4 कनाल ये नंबर खसरा है, इसमें 2 कनाल 8 मरले मेरा है, 4 कनाल में से आउट ऑफ 4 कनाल 2 कनाल 8 मरले मेरा है। 1 कनाल इसमें जो है वो है, इसमें गैर मुमकिन मकान बना हुआ है। अच्छा, गैर, और 2 मरले गैर मुमकिन रास्ता है। अच्छा, ये जब काइंड ऑफ लैंड के साथ गैर मुमकिन का लफ्ज़ आ जाए तो गैर मुमकिन का मतलब ये होता है कि वो प्रॉपर्टी जिस पे रेवेन्यू एसेस न हो सकता हो। अच्छा, रेवेन्यू कौन सी प्रॉपर्टी पे एसेस उसका होता है, एसेस हो सकता है, हर वो प्रॉपर्टी जिससे कोई पैदावार होती हो, और पैदावार की रेशो से मालिक चूँकि रेवेन्यू देता है ना, जिसको हम मालिया कहते हैं। अब अगर रास्ता है, रास्ते से कोई पैदावार नहीं होती, मकान है, मकान में से कोई पैदावार नहीं होती, गैर मुमकिन कब्रिस्तान है, उसमें से कोई नहीं होती, तो ऐसी चीज़ों के पीछे वो गैर मुमकिन लिख देते हैं। ठीक है। अगला कॉलम है कॉलम नंबर 6, इसको लगान कहते हैं। कॉलम नंबर 6 लगान, इसको कॉलम ऑफ रेंट भी कहते हैं, रेंट का। इस कॉलम का ताल्लुक़ होता है कॉलम नंबर 6 का कॉलम नंबर 3 के साथ। जो बंदा, कॉलम नंबर 3 चूँकि हमने कहा था ना कॉलम ऑफ कल्टीवेशन है, काश्तकारों वाले, काश्तकार मालिक को क्या देता है अपने पोजीशन के बदले में, उसका तयन होता है लगान में। यानी जो लगान, जो रेंट वो मालिक को दे रहा है, तो उसका इस कॉलम नंबर 6 में लिखा जाता है कि जी उसको इन लीव ऑफ हिज कल्टीवेशन या पोजेशन, जो भी है उसका ताल्लुक, लिहाजा लगान का ताल्लुक कॉलम ऑफ कल्टीवेशन से होता है। जो कॉलम नंबर 3 है, नाम काश्तकार माहवाल। नेक्स्ट कॉलम है कॉलम नंबर 7 है मालिया। मालिया रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं। तो जो मालिक हैं वो रियासत को क्या देते हैं, रियासत उनसे क्या लेती है, उसका तयन इस कॉलम नंबर 7 में होता है। उस रेशो से होता है कि जी इसकी कितनी पैदावार है। तो ये चूँकि इसका फिक्स तो नहीं होता, विद द पैसेज ऑफ टाइम और टाइम टू टाइम ये वरी होता रहता है। वो स्टेट गवर्नमेंट की या हुकूमत के वक्त की जो पॉलिसी हो मालिया नाफज करती रहती है, लेकिन जितने भी किया जाता है वो उसको मेंशन किया जाता है कॉलम ऑफ 7 में, जैसे मालिया हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है। लास्ट कॉलम है इसका कैफियत। अच्छा, कैफियत का मतलब ये होता है कि जब जमबंदी बनती है ना, अब ये हमारे सामने जो फ़र्द है, ये कौन सी जमबंदी का है जी, अच्छा उसमें मौज़ू ऊपर लिखा होता है, कौन से मौज़े का है, तहसील लिखी होती है, ज़िला लिखा होता है, और आगे साल है। तो ये जैसे हमारे पास है 2011-12 की है, हर 4 साल के बाद जमबंदी बनती है। अब जब 4 साल के दौरान जो चेंज आती है, जो तब्दीली आती है, मिसाल के तौर पे एक मालिक ने, जमबंदी 2011-2012 में बन गई, एक मालिक ने इस दौरान प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र कर दी, म्यूटेशन हो गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जी कॉलम ऑफ ओनरशिप से उसके नाम को काट के दूसरे बंदे का नाम लिखा जाए। लिहाजा उसका नाम कॉलम ऑफ ओनरशिप में तब आएगा जब नेक्स्ट जमबंदी 4 साल के बाद बनेगी। उस वक्त तक वो जितनी वेरिएशंस नेक्स्ट जमबंदी बनने तक जितनी तब्दीली आती है, वो चाहे ओनर्स में आती है तब्दीली,
वो चाहे जो कॉलम ऑफ कल्टीवेशन में जो लोकल पोजेशन है उनमें तब्दीली आती है, इवन के काइंड ऑफ लैंड में आती है, जिस चीज़ में भी आती है उसका इंदराज वो करते हैं। ये जो कॉलम नंबर 8 है उसका रेफरेंस दे देते हैं, कैफियत में दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कैफियत में ये रेड एंट्रीज आई हुई हैं कि ये इंतकालात हुए हैं। जब नेक्स्ट जमाबंदी बनेगी तो ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी, ओरिजिनल उस जमाबंदी में हो जाएंगी। तो ये उसका फ़र्द की सूरत हाल थी। ठीक है सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका हमारे लिए टाइम देने का। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। हम दोबारा इस तरह की नशिस्त करेंगे इंशाल्लाह हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जस्टेनियन लॉ चैम्बर। जी व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है कि जो कोर्ट की जुरिसडिक्शन या अख्तियार समात डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे के कोई भी लिटिगेंट्स, कोई भी लायर जब वो कोर्ट में जाता है तो वो कौन सी कोर्ट में अपनी दादरसी के लिए वो दाखिल होगा या कौन सी कोर्ट में जाकर अपनी दादरसी हासिल करेगा। और इसी तरह हमारे जो लायर्स हैं वो जब CPC के तहत या CRPC के तहत या स्पेशल लॉ के तहत जब वो किसी जगह पे किसी कोर्ट के अंदर अपनी जो पिटिशंस, अपना जो केस फाइल करते हैं उसके लिए उनको कौन सा वे, कौन सा मोड, कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना होता है। तो आज की जो डिस्कशन है हम उस पर इंशाल्लाह ताला हम रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट सतह पे और तहसील की सतह पे जो कोर्ट्स होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा आज व्यूअर से डिस्कस करता हूँ कि देखें जो हमारे लायर्स हजरात हैं उनके जो फ्रेश या न्यू कमर जो होते हैं उनके नोटिस में ये होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इसको क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री ये है कि जब डिस्ट्रिक्ट उसके लिखा जाता है और उसके साथ उसको सेशन लिखा जाता है, ये दो अलग-अलग जुरिसडिक्शन या अख्तियार समात है। डिस्ट्रिक्ट की जो लफ्ज़ जब उनके साथ लिखा जाता है तो उसका मतलब है कि उनके पास सिविल जुरिसडिक्शन है, सिविल का अख्तियार समात उनके पास मौजूद है। और साथ जो क्रिमिनल का जब होता है तो उसको सेशन लफ्ज़ लिखा जाता है। तो जब इनके पास दोनों अख्तियार होते हैं तो उनको लिखा जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अब इनके बाद जो इससे लोअर रैंक के होते हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होते हैं। उनको बाय रैंक 1, 2, 3, 4 के उनके नाम से आगे वो डिजिग्नेशन के हिसाब से उनको क्लासिफाइड किया जाता है या उनको अलग-अलग डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ये जो इनकी जुरिसडिक्शन है सिविल और क्रिमिनल के लिहाज से जो वो सेम होती है। जब उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बड़े होते हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हैं उनसे रैंक में छोटे होते हैं। लेकिन जब जुडिशल प्रोसीडिंग में वो कोई काम करते हैं तो उनकी जो पावर्स होती है वो दोनों की सेम होती है। अब इनके बाद जो इनसे लो रैंक में होते हैं वो होते हैं सीनियर सिविल जज। सीनियर सिविल जज जो होते हैं, सीनियर सिविल जज जो हैं वो हर तहसील की सतह पे या डिस्ट्रिक्ट की सतह पे वो प्रोविंशियल जो हेड या चीफ जस्टिस साहब के जो सर्कुलर या उनके आर्डर के मुताबिक किसी जगह पे तहसील में सीनियर सिविल जज होते हैं, किसी जगह पे जो सिविल जज को भी वो इख्तियार दिया जाता है। तो इनके बाद वो होते हैं। अब सीनियर सिविल जज के पास वही एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन के लिहाज से और जुडिशल जुरिसडिक्शन के लिहाज, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिहाज से वो तमाम सिविल जजेस से बड़े होते हैं वो, लेकिन जुडिशल पावर के लिहाज से वो दोनों सेम होते हैं। अब जब भी हम इनको सिविल जज उस सूरत में कहा जाता है कि जब उनके पास सिविल जुरिसडिक्शन या सिविल मैटर उनके पास पेंडिंग हो। जब उनके पास क्रिमिनल मैटर या क्रिमिनल जो जुरिसडिक्शन हो तो उनको फिर हम मजिस्ट्रेट कहते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर या तहसील के अंदर जो ट्रायल कोर्ट या जो जुरिसडिक्शन का जो मामला या जजेस की जो तादाद या जजेस की जो अख्तियार समात है हम उनको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। अब इन्हीं जजेस साहिबान के पास जब फैमिली का, क्योंकि ये मैं जर्नल लॉ की बात कर रहा हूँ, जब उनको स्पेशल लॉ के तहत जो जुरिसडिक्शन या जो उनको पावर डेलीगेट की जाती है वो इस तरह है
कि सिविल जज के पास बाज़ औक़ात तहसील की सतह पे उनको साथ फैमिली का भी पावर दी जाती है कि फैमिली जज के तौर पे भी आप अपना काम करें। फिर इसी तरह उनको रेंट कंट्रोलर की भी पावर दी जाती है कि आपने रेंट कंट्रोलर का भी काम करना है। ये सिविल जज की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये पावर्स इनके पास होती हैं, फिर इनके पास स्पेशल पावर कि किसी मजिस्ट्रेट का जो मिसाल के तौर पे FIA की जुरिस्डिक्शन के लिहाज से जब किसी एक्यूज़ को पेश किया जाता है तो वो पावर भी बाज़ औक़ात मजिस्ट्रेट साहब जो सिविल जज होते हैं उनको डेलीगेट की जाती है, तो वो उनके पास पेश किया जाते हैं। फिर इसके साथ ये तो जनरल जो पावर है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब से ले के सिविल जज साहब तक जो वो मैंने आपके सामने रखी। अब इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, स्पेशल कोर्ट में पहले मैं आपको बता दूं कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट जो होती है वो सेशन जज रैंक का बंदा या सेशन जज रैंक की जो जजेस मेल हैं या फीमेल हैं वो उसको ऐड करते हैं या वो प्रिजाइड करते हैं। अब जो इसके साथ लेबर कोर्ट वो डिवीजन में भी होती है, वो बाज़ औक़ात कैंप कोर्ट में भी आती है, वो भी स्पेशल कोर्ट में आती है। फिर इसी के साथ जो लेबर कोर्ट के साथ आपकी कंज्यूमर भी आ गई, लेबर कोर्ट भी आ गई। फिर आपका जो दीगर जो बाज़ जजेस को जो सेशन जजेस एडिशनल सेशन जजेस साहिबान हैं उनको पावर दी जाती है। आजकल JPV कोर्ट की जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो केसेस होते हैं वो स्पेशल पावर के तहत किसी एडिशनल सेशन जज साहब को या सेशन जज साहब को डेलीगेट किए जाते हैं। फिर उसी के साथ आपकी जो सेकंड है नारकोटिक्स की ANF के जो एंटी नारकोटिक्स के केसेस हैं वो भी स्पेशल जज के पास वो उनको पावर दी जाती है कि वो उनको सुने। ये जो अख्तियार समात का जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया, ये जजेस का जो कि ये जजेस जो हैं एक डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मली काम करते हैं। इसी के साथ जो है प्रोविंस में नेब के जज साहब होते हैं, फिर एंटी करप्शन के जज साहब होते हैं। एंटी करप्शन के प्रोविंशियल जो मैटर हों उनको अलहदा जज साहब देखते हैं, फेडरल जो हों उनको अलहदा जज साहब देखते हैं। ये भी जो है वो सेशन जज रैंक के बंदे या सेशन जज रैंक का जो जज होता है वो उसको प्रिजाइड करता है या उसको ऐड करता है। ये थोड़ा सा जुरिस्डिक्शन के और जजेस की जो पावर के लिहाज से बात है। अब सेकंड जो मैं कि आपको कि जो हमारे जो लॉयर या जो हमारे लिटिगेंट्स हैं जब इंस्टीट्यूशन करते हैं सूट की जब इंस्टीट्यूशन करते हैं तो उसके लिए वो सबसे पहले जो ऑर्डिनरी मोड या ऑर्डिनरी जो है कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपने अपना सूट फाइल करना है, तो वो जिसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अगर सिविल कोर्ट बनती है तो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के लिए सबसे पहले उसका जो हेड है वो बनता है सीनियर सिविल जज। तो सीनियर सिविल जज जो है वो हाई कोर्ट रूल्स साथ उसके CPC इसके तहत और दीगर जो उनका जो उसमें स्मॉल काजेस कोर्ट वगैरह की जुरिस्डिक्शन में जो आते हैं तो उसके तहत वो अख्तियार जो है सीनियर सिविल जज के पास होता है। सीनियर सिविल जज के पास जब आप सूट फाइल करते हैं तो वो सूट जो है वो उनको मुख्तलिफ सिविल जजेस साहिबान को मार्क करते हैं, ये ऑर्डिनरी कोर्ट का सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में। अब इसी तरह जो आप एडिशनल सेशन जज साहब के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो उनकी बनती है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से मुराद बाज़ ऐसे केसेस हैं जो स्पेशल लॉ कहते हैं। जिस तरह आप जो समरी प्रोसीडिंग होती है जिसमें आर्डर 37 का जो दावा होता है या आर्डर 37 के जो सूट फाइल करते हैं जिसमें प्रॉमिसरी नोट के चेक पे या इस तरह का जो सूट होता है वो सेशन जज साहब के एडिशनल सेशन जज साहब के पास आप डायरेक्ट फाइल करते हैं। वो फिर आप सेशन जज साहब के पास फाइल करेंगे, वो जो है मुख्तलिफ आगे जो एडिशनल सेशन जजेस साहिबान हैं उनके पास उनको मार्क करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जब उनको आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग में करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जज लिखेंगे, सेशन जज लिखेंगे। जब आप सिविल में उनको एड्रेस करेंगे या सिविल लिटिगेशन में करेंगे तो फिर आप उनको डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। सेशन की और डिस्ट्रिक्ट की मैंने आपसे थोड़ी सी पहले भी की कि जी ये दोनों को अलग-अलग पावर्स जो हैं वो की गई हैं। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के साथ साथ ये आपको मैंने बताया कि एपीलेट जुरिस्डिक्शन भी है उनके पास जो एडिशनल सेशन जजेस साहिबान हैं, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशन जजेस उनके पास एपीलेट जुरिस्डिक्शन भी है कि नीचे से अगर कोई कोर्ट सीनियर सिविल जज या सिविल जज कोई फैसला करते हैं जिसकी जुरिस्डिक्शन के लिहाज से पावर अपील अगर फाइल की जाती है तो वो उससे अपेक्स फोरम या हायर फोरम पे वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास क्रिमिनल या सिविल दोनों में आप फाइल कर सकते हैं। अब इसी के साथ आपकी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रेवेन्यू की हायरार्की होती है। जो रेवेन्यू की आप उनको ट्रिब्यूनल बोलें, आप उनकी कोर्ट्स को बोलें, तो वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर होता है उसको हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो डिजिग्नेशन के लिहाज से वो रेवेन्यू की हायरार्की में डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनका हेड होता है। फिर इसी के साथ उनके जो है ADC या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जिसको बोलते हैं वो बाय रैंक उनसे छोटा होता है लेकिन पावर के लिहाज से वो दोनों सेम होते हैं। फिर उसी के साथ जो है असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर फर्स्ट
फिर असिस्टेंट कमिश्नर 2, ये मुख्तलिफ उनको पावर डेलीकेट की जाती हैं। जो पावर उनको दी जाती हैं उन पावर के तहत एसी से नीचे असिस्टेंट कमिश्नर फर्स्ट सेकंड तक उनके फैसलों के ख़िलाफ़ आप अपील जो फ़ाइल करेंगे या रवीन जो अगर किसी केस में लाई करती है तो वो आप फाइल करेंगे डिप्टी कमिश्नर के पास, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। तो ये जो आपके सामने मैंने डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील की सतह पे थोड़ा सा जो उनकी हायरार्की है या थोड़ी सी जो उनकी आपके सामने स्ट्रेंथ या तादाद है वो आपके साथ मैंने शेयर की है। तो ये पब्लिक के लिए, लिटिगेंट्स के लिए, साथ हमारे लायर्स के लिए कि हमने सूट किस जगह पे फाइल करना है, प्रिपरेशन के बाद हमने किस तरह कोर्ट में, कौन सी कोर्ट में जाना है, ये आपको पता होना चाहिए कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या ये कंज्यूमर का मैटर है, हमने कंज्यूमर कोर्ट को जाना है, क्या ये सिविल कोर्ट का मैटर है, हमने सिविल कोर्ट को जाना है, क्या ये फैमिली कोर्ट का मैटर है, हमने फैमिली कोर्ट में जाना है, क्या ये जो है क्रिमिनल कोर्ट का या मजिस्ट्रेट साहब के पास जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जजेस की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, जजेस की पावर्स का पता होना चाहिए, फिर कौन कौन से स्पेशल जज जो हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, किसी का जो परमानेंट वहाँ पे बैठते हैं, कोई कैंप कोर्ट के तौर पे आता है। तो ये सारी चीज़ें आज के लिए हमने व्यूअर्स आपके साथ शेयर की। तो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट प्रोग्राम में भी बाकी सिविल की भी जो है, फैमिली के भी साथ जो रिलेटेड है, रेवेन्यू के साथ जो रिलेटेड है, वो भी इंशाअल्लाह ताला हम शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।